हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपकी यूपीएससी फिलोसफर। एनसीईआरटी कंप्लीट करने की दिशा में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की इतिहास की एनसीईआरटी, जिसमें हमने 6 अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हम आज पढ़ेंगे 7वां अध्याय, राज्य से साम्राज्य। मैं आपको बता दूं कि 7वां अध्याय पढ़ने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपने 6 अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक 6 अध्याय नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर देख डालिए। उसके बाद 7वां अध्याय पढ़िए, समझ बेहतर बनेगी। और अगर आपने पहले से ही 6 अध्याय देख रखा है तो 7वां अध्याय पढ़ने से पहले एक 10 मिनट का रिवीजन तो बनता है। 10 मिनट के रिवीजन से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो तरोताज़ा हो जाएंगी और आपको 7वां अध्याय पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास पेन, आपका ब्लैंक पेपर और आपका ब्लैंक मैप है और उन्हें लेकर के बैठ जाइए। शुरू करते हैं हम आज का अध्याय बिना किसी देरी के। उसके पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ये सहयोग ही मेरे लिए प्रेरणा होते हैं। शुरू करते हैं आज का अध्याय बिना किसी देरी के। आज का अध्याय है राज्य से साम्राज्य। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि राज्य और साम्राज्य क्या अलग अलग चीज़ें हैं। देखते हैं आज की एनसीईआरटी क्या बताती है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नई सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। देखते हैं इन शेरों का क्या संबंध है आज के चैप्टर से। ये है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। इसे तो आपने बहुत बार देखा होगा, फिर भी कक्षा 6 के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखते हैं इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। सारनाथ हमने देखा था कि यहाँ कहीं वाराणसी के पास था, इधर कहीं सारनाथ। कल के अध्याय में ही हमने पढ़ा था, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। यहाँ हमने एक नए राजा का नाम देखा, अशोक। इनके बारे में भी बात होगी आगे चल के। पहले तो ये समझ लेते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले, और आप जानते हैं कि 2500 साल पहले महाजनपद थे। गौतम बुद्ध भी इसी टाइम थे और जैन धर्म भी इसी टाइम था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ये भी इंटरेस्टिंग नाम है। वैसे आप सब कुछ ना कुछ तो जानते हैं, चाणक्य नीति तो सबने पढ़ी होगी, पर फिर भी छोटे बच्चों के लिए ये सब इंटरेस्टिंग है, तो छोटे बच्चों की तरह ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र, ये जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे चल के ये चीज़ें हमें विस्तार में मिलेंगी, लेकिन यहाँ से हम टर्म्स ध्यान में रखेंगे तो हमें आगे चल के सब कुछ जाना पहचाना लगेगा। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। देख लेते हैं। जो मानचित्र है आज का वो ये है।
मैंने अलग से इस मानचित्र को ले लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नगर हैं, बहुत से नगर ये काले बिंदु से दिखे हैं, जैसे ये तक्षशिला हो गई, ये हो गया उज्जैन और ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में कल भी बात की गई थी, मगध की राजधानी बताया गया था। इस ज़माने में इसे पटना कहते हैं। उज्जैन आज भी उज्जैन ही कहा जाता है, तक्षशिला आज भी। देखते हैं क्या खास है इनमें। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, जो इधर का भाग होगा इसे मध्य एशिया कहा जाएगा, ये इधर का रास्ता बनाएगा, जो भी रास्ता हो। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये उज्जैन इधर से इधर जाने के रास्ते में पड़ता था। अब ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है। वंश, जो भी चीज़ें बॉक्स में होंगी वो इम्पॉर्टेंट होंगी। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। पहले भी एनसीईआरटी ने बताया कि चंद्रगुप्त अशोक के दादाजी हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? देख लेते हैं। यहाँ भी मानचित्र दिया गया है, वही मानचित्र मैंने यहाँ भी रखा है। ये जो भी लाल लाल जगह है वहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मतलब कि पत्थरों पर लिखे हुए लेख हैं। और ये देखिए, ये है लंपक, कांधार, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी। इनके बारे में पहले भी मैं बताया गया था, पहले या दूसरे चैप्टर में ही। ये अरामेक लिपि में थे जो अफ़गानिस्तान में मिले थे हमें। ये यहाँ कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, गिरनार, गुज्जर, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अराराज, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, सोपरा, सन्नती, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरागुडी, जौगढ़, धौली और यहाँ ये एक जगह है कलिंग। यह अभिलेखों से प्राप्त स्थल है। इन सबसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत इजीली बनाती है और ये मैप हमें बहुत जल्दी और कहीं देखने नहीं मिलेंगे जितने अच्छे ये क्लास 6 में दे दिए गए हैं। इन मैप को ज़रूर स्टोर करके रखिए। चाहिए तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप और कहीं से नहीं तो यहाँ से ही स्क्रीनशॉट ले लें और इन मैप को ज़रूर स्टोर करके रखें या फिर अपने ब्लैंक मैप में लोकेट करके रख लें। ये सारी जगहें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी क्वेश्चन इनसे यूपीएससी उठा लेती है। ये सब जो जगह हैं, लंपक, ये जौगढ़ जैसी जगह हैं, ये बहुत अनसुनी सी लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही पहले हमें क्लास 6 में बता दी गई हैं। तो देखते हैं, आप मैप रोक करके, वीडियो पॉज करके, मैप का स्क्रीनशॉट ले करके आप बहुत देर तक देख सकते हैं अपने हिसाब से, जब तक आपको याद ना हो जाए चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यहाँ नगरों में तो व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे, लेकिन साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ मध्य भारत का इलाका ये जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। सेम वही चीज़ें हैं जो आज हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? मेन क्वेश्चन है ये। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है,
इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो साम्राज्य जो है वो राज्य से बड़ा है, राज्य छोटा है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो बड़ा साम्राज्य है इसलिए उन्हें अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा संसाधन हैं जुटाने के लिए उन्हें ज़्यादा कर की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसा है। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। पहले तो हमें एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ बोला था मैप पे कि उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख यहाँ अफ़गानिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान में भी मिले हैं। बाकी उन राज्यों के नाम भारत के कौन से राज्य हैं जो मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। तो लगभग सभी जो राज्य हैं, थोड़ा सा कश्मीर है जो शायद इनसे बाहर है, लद्दाख जो आज का है वो बाहर है, और थोड़ा बहुत केरल हो सकता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो भी। बाकी तो हर जगह जो है वो मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि जहाँ तक इनके शिलालेख हैं तो यहाँ तक माना जा सकता है कि यहाँ तक इनकी पहुँच भी है और यहाँ तक इनकी शासन भी है। इस बात का आइडिया लेते हुए चले कि मौर्य साम्राज्य पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ देखते हैं इनका शासन कैसा था। इनका शासन बहुत बड़ा था। जो कुछ इलाके थे, जो राजधानी और उसके पास के इलाके थे, वहाँ पे सम्राट सीधा नियंत्रण रखता था अपने अधिकारियों के माध्यम से। उन अधिकारियों के लिए भी जासूस रखे गए थे कि वो भ्रष्टाचार ना करें, और इस तरीके से एक दूसरे पर नियंत्रण रख के एक बड़ा साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जैसे अगर मैं इस मैप में देखूं तो क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं जो राजधानी और इसके पास का इलाका है वहाँ से तो सम्राट सीधा नियंत्रण रखता था, लेकिन जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पर नियंत्रण उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगरों से रखता था। यहाँ से इधर नियंत्रण, यहाँ से इधर और इधर नियंत्रण रखना इजी था। अपने राजकुमारों को यहाँ राज्यपाल बनाकर भेज देते थे कि आराम से वो चीज़ें देखेंगे किस तरीके से हो रही हैं। लेकिन फिर भी जो लोग थे, क्योंकि राजा से यहाँ दूरी हो जाती थी, तो यहाँ पर स्थानीय नियम और परंपराएं ही चलती थी अधिकांशतः। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। कुछ तो बड़े राज्य थे और कुछ छोटे क्षेत्र थे। उसके बाद कुछ प्रादेशिक केंद्र भी थे। इन प्रादेशिक केंद्र जो थे, यहाँ पर जो शासक बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखते थे। यहाँ के सिर्फ मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। जैसे कि यहाँ उज्जैन का मार्ग है, जैसे यहाँ पे इधर ये मार्ग है, तक्षशिला का मार्ग है, इन सब पे नियंत्रण रखते थे। नदियों पर नियंत्रण रखते थे और यहाँ के संसाधनों को ही नजराने के रूप में या कर के रूप में वो ले लेते थे। ये जो जगह है यहाँ, ये कंबल के लिए प्रसिद्ध थी।
और इधर की जो जगह है ये सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थी। इन सबको अपने नोट्स में नोट करती चलें और मैप में नोट करेंगे तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा बेहतरी होगी। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। जंगल वाले इलाके यानी कि ये मध्य वाले इलाके यहाँ के। अभी बताया गया कि मध्य में जंगली इलाके थे, लोग पशुपालन और जंगल के भरोसे ही जीवन यापन करते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। यहाँ के लोग स्वतंत्र थे। आज भी आप देखेंगे कि जो लोग जंगलों में रहते हैं वो आज भी स्वतंत्र हैं। वो ट्राइब्स आज भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। उनके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाता। लेकिन उस समय भी मौर्य पदाधिकारियों को वो कुछ चीज़ें उपलब्ध कराते थे, जैसे हाथी, लकड़ी, मधु और मोम। आपने पहले भी पढ़ रखा है कि मगध साम्राज्य में हाथी बहुत इम्पॉर्टेंट थे और जंगल जो है वो इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन थे। नजराना क्या है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना यानी कि उपहार, और यही कभी कभी रिश्वत का रूप भी ले लेते हैं। तो कर तो हो गया जो नियमित है, जो कंपलसरी है, जो देना ही देना है, उसकी एक फॉर्म डिसाइडेड है कि इस फॉर्म में देना है। लेकिन नजराना क्या है? नजराने पर कोई भी अनिवार्यता नहीं है। नजराना अनियमित है। इसे जब भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, चाहे जितना दिया जा सके, वो देने वाले के ऊपर है, स्वेच्छा पर निर्भर है और वो किसी भी रूप में दिया जा सकता है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी कि इनके जो संबंध है वो बाहर के देशों से भी हैं। यूनानी राजा का जो राजदूत है वो चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। देखते हैं कि मेगास्थनीज की नज़र से कैसा था मौर्य साम्राज्य। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। वैसे ही जैसे मोदी जी आज सामने आ जाएं तो जश्न मनाया जाता है, उस समय भी वैसे ही था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। आज के जैसे अंगरक्षक जो हैं वो बॉडीगार्ड होते हैं, वो BMW में चलते हैं, कुछ पैदल चलते हैं, सब अलग अलग। उस समय हाथियों पर सवार थे क्योंकि उस समय हाथी ही वर्चस्व का प्रतीक था। आज महंगी महंगी कारें हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ महिलाएं हथियारबंद रूप से कहीं ना कहीं बॉडीगार्ड के रूप में महिलाएं हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी कहीं ना कहीं उन राजा की शत्रुता आसपास के क्षेत्रों में रहती थी और सिंहासन छीन जाने का डर रहता था। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में मेगास्थनीज ने जो बताया है, ये है मेगास्थनीज। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यानी कि ये बहुत ही प्राचीन यहाँ पे जो महल था या किला था बहुत ही विशाल था, भले ही आज वो न मिले। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, यानी कि उस समय जो महल भी था वो लकड़ी से बना हुआ था। पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? क्योंकि राजा को भरोसा नहीं था कि कोई उनकी हत्या करवा सकता है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? अब आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र के जो नगर हैं
ये बहुत बड़े हैं, इसमें इतने बुर्ज और इतने द्वार हैं। मोहनजोदड़ो के जो नगर थे वो पक्के थे, व्यवस्थित थे, वो पूरे शहर की तरह व्यवस्थित थे। पक्की नालियाँ थीं, गोदाम बने हुए थे, बड़े स्नानागार बने हुए थे, पक्की ईंटों से बने हुए थे। पर यहाँ मकान कच्ची ईंटों से बने हैं और काठ के बने हैं, महल तक भी काठ के बने हुए हैं। तो यही सब अंतर है। अगर आपको न याद आए तो आपको संकेत है कि आप यहाँ अध्याय 3 में जाकर के वापस से मोहनजोदड़ो देख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले से थोड़ा सा रिवीजन करके बैठेंगे तो आपको बार बार दूसरे अध्याय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अशोक एक अनोखा सम्राट। देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये पूरा अंश ही इम्पॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। चूँकि अशोक से पहले अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, पर उनका जिक्र एनसीईआरटी ने पहले नहीं किया है, पहले अशोक का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि अशोक इम्पॉर्टेंट है। तो जो राजा इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुछ नई शुरुआत की। जैसे इन्होंने अभिलेखों को लिखा, और नई शुरुआत में जब इन्होंने अभिलेखों को लिखना चालू किया, वो अभिलेख आज भी हमारे लिए इतिहास का स्रोत हैं। वो हमारे लिए काम दे रहे हैं कि हम इतिहास में जानकारी प्राप्त करें। इसलिए अशोक को अलग ही वरीयता दी जा रही है। अशोक का कलिंग युद्ध। देखते हैं इस युद्ध में क्या खास है। हमने यहीं कहीं कलिंग देखा भी था। यहाँ पे ये रहा कलिंग, उड़ीसा के पास। यहीं पे जौगढ़ अभिलेख है, धौली अभिलेख है। ये कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये रहा ये एरिया। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ये एरिया है। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तृष्णा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछले अध्याय में जब हम बुद्ध को पढ़ रहे थे तो वहाँ एक वर्ड था तन्हा, जिसका शुद्ध रूप था तृष्णा। तृष्णा का था लालच या बहुत ही ज़्यादा इच्छा, ऐसी इच्छा जो अति वाली इच्छा है। तो यहाँ पे वितृष्णा होना यानी कि इन इच्छाओं की या लालच की समाप्ति हो जाना वितृष्णा है। इसी तरीके से एनसीईआरटी के शब्दों पर ध्यान देते हुए चलना है। हमारे शब्दकोश भी समृद्ध होते जाएंगे। उन्हें वितृष्णा क्या हुई कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, उन्होंने अभिलेख भी लिखाया। देखते हैं अभिलेख में क्या बात थी। ये बॉक्स में लिखी हुई सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो को वहीं पॉज कर दिया करिए, खुद से एक बार पढ़ा करिए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें देर तक बनी रहें। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ब्राह्मण आप जानते हैं, श्रमण भी आपको आगे चल के बताया जाएगा, पर श्रमण बौद्ध के संघ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये उन संघों में रहने वाले लोग हैं शायद, पर इसको हाईलाइट कर लें। ये सब टर्म एनसीईआरटी पूछती है। श्रमण का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। यह है धम्म। इटैलिक में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। धम्म के बारे में आगे एनसीईआरटी हमें ज़रूर बताएगी। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय के पाने से ज़्यादा अच्छा है। अशोक को किस तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है आप देख रहे हैं। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए।
कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। यही अशोक ने जो बताया है कि उन्हें बुरा लगा कि जो अच्छे लोग हैं, जो दयावान लोग हैं, वो भी या तो मारे जाते हैं या उनके प्रियजन खो जाते हैं और वो दुखी होते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर मार काट देख करके अशोक का हृदय द्रवित हुआ और हृदय परिवर्तन हुआ। धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म बोलते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया था वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि को इस्तेमाल किया है। इनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। जैसे कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, क ख ग पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क इस तरीके से बना रहे हैं, ये हमारी देवनागरी लिपि है। लिखने की कला लिपि है। और हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, हमारी जो उच्चारण की कला है वो भाषा है। इस अंतर को समझते हुए चलिएगा। देखते हैं आगे क्या है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का नमूना है। देखिए उस समय की मूर्ति कितनी सजीव चित्र बना हुआ है। सब कुछ एकदम बराबर, सारा आकार आकृति, जैसे कि पूरा मांसल। यह एक बैल की मूर्ति है और पूरा पता चल रही है। ये रामपुरवा, बिहार के रामपुरवा में मिली। हमने यहाँ पे देखा भी था। ये है रामपुरवा, एकदम नेपाल से सटा हुआ। यहीं पास में लुम्बिनी भी है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पे भी अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। अशोक का धम्म क्या था, ये है इम्पॉर्टेंट। अभी धम्म के बारे में एनसीईआरटी ने आपको थोड़ा सा बताया कि ये धम्म का मतलब पहले तो रिलेटेड करना है हमें धर्म से, लेकिन अशोक का धर्म क्या था। इनका कुछ धर्म तो अलग होगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए ही ये टॉपिक आया है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। सबसे यूनिक बात तो ये है कि इनके धर्म में के कोई देवता नहीं है। ये अपनी प्रजा को निर्देश दे रहे हैं, अच्छे व्यवहार की शिक्षा दे रहे हैं। इनका बल शिक्षा पे है और ये बुद्ध से प्रेरित हैं। चूँकि बुद्ध 2500 साल पहले ही थे, उस टाइम मगध साम्राज्य था, महाजनपदों का काल था, और उसके बाद 2300 साल में ही मौर्य साम्राज्य है। तो बौद्ध धर्म उस समय कहीं ना कहीं अपनी बहुत ही चरम अवस्था पर रहा होगा। उस वक्त के कोई भी लोग ऐसे नहीं बचे होंगे कि जिन पर बुद्ध का प्रभाव न पड़ा हो। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। ये सब समस्याएं जो उनके साम्राज्य में अलग अलग समस्याएं क्या चल रही थी, इन समस्याओं को हमें यह भी देखते हुए चलना है कि क्या आज भी हमारे साम्राज्य में, जो हमारा भारत है, यह भी तो एक साम्राज्य है, क्या इसमें भी यही समस्याएं हैं। अलग अलग धर्म मानने वाले लोग, कई बार टकराव हो जाना, आज भी धर्म के नाम पे टकराव हो रहे हैं। जानवरों की बलि आज तक चढ़ाई जा रही है, उस समय भी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार आज भी देखा जाता है। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, यानी कि एक राजा का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा शांतिपूर्वक रहे, कोई भी झगड़े में ना उलझे, उन्नति की तरफ अग्रसर हो। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्म ने राजनीति में घुसपैठ की। आज जो राजनीति में धर्म जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो धार्मिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत मौर्य साम्राज्य से देखी जा सकती है कि उस समय राजा ये समझ रहा है कि ये उसका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के उन्नति की तरफ ध्यान दे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे, कि लोगों का व्यवहार अच्छा हो। इसलिए वो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है जिन्हें धम्म महामात्य बोला जा रहा है। इन शब्दों को ज़रूर नोट करते चले जाइए
धम्म महामात्र। ये ऐसे अधिकारी हैं जो जगह जगह जाकर के धार्मिक शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए कि ताकि ये शाश्वत हो जाए और बहुत दिनों तक रुके। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया कि ताकि सभी लोगों को एक्सेस हो जाए। किसी के भी आज भी जैसे बड़े बड़े होल्डर्स लगवाए जाते हैं, बोर्डिंग्स लगवाई जाती है, होर्डिंग्स लगवाई जाती हैं, उसी तरीके से उस वक्त भी काम किया जाता था। जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको संदेश पढ़ करके सुनाने की व्यवस्था की गई। कहीं ना कहीं ये इंश्योर किया गया कि सभी तक जानकारी पहुँचे, सभी जागरूक बने। आज भी हमारी सरकार कोशिश करती है कि जागरूकता पहुँचे। उसके लिए रेडियो, टेलीविज़न, बोलने, और जो ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा में न्यूज़ प्रचारित किए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें उस समय भी चल रही थी। अशोक के जो विचार हैं, अशोक का आप देख सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का जो संबंध है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, वो और देशों के तक भी गया हुआ है। मिस्र, ग्रीस, सीरिया, ये सब देशों की तरफ भी चीज़ें गई हुई हैं, यूरोप तक चीज़ें गई हैं, और मध्य एशिया में और श्रीलंका में तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इस कार्य हेतु भेजा है। जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनको ज़रूर अपने नोट्स में लिख लें। मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। देखते हैं, मानचित्र 6 को मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ रखा है। यहाँ देख सकते हैं हम कि इस मैप में मिस्र और सीरिया, ये इधर का ही इलाका होगा। उस ज़माने में यहाँ रोमन साम्राज्य था। आज यहाँ पे मिस्र है, ये दमिश्क है, यहाँ पे गाज़ा पट्टी, ये है यहाँ पे सीरिया है। और यानी कि इन इलाकों से इधर की तरफ यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं संबंध जुड़े हुए थे। और यहाँ पे श्रीलंका में भी मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को महामात्र के रूप में भेजा हुआ था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी कि सिर्फ मनुष्यों के लिए भी नहीं, जानवरों के लिए भी सोचा। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि सार्वजनिक चीज़ें भी बनाई गई, कि सड़कें बने, कुएं बने, विश्राम गृह बने। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये जो अशोक के संदेश, उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं, आज के भी उपदेशक यही चीज़ें बता रहे हैं। कर्म कांड ना करें, इन चीज़ों पर दें। जो दार्शनिक होते हैं वो कहीं ना कहीं आचरण को मजबूत करने पर ज़्यादा ही जोर देते हैं, ना कि कर्म कांड करने पर। अशोक को भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि कहीं ना कहीं नैतिकता को ऊपर ले जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है कर्मकांड करने से। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है पूरा, इससे यूपीएससी ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो ये जो बॉक्स में लिखी हुई चीज़ें हैं इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यानी कि ब्राह्मी लिपि इम्पॉर्टेंट लिपि थी कि आज की जो बहुत सारी ज़्यादातर भाषाएं हैं उनकी जो लिपियाँ हैं, जैसे देवनागरी है जिसको हम यूज़ करते हैं, और भी अलग अलग जो भी लिपियाँ हैं, उन सब की कहीं ना कहीं उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। और इसका एक उदाहरण यहाँ है। ब्राह्मी में हम अ ऐसे लिखते हैं, ये त्र जैसे, और देवनागरी में हमने अ ऐसे बना दिया, बांग्ला में हमने ऐसे बना दिया, मलयालम में हमने, मुझे तो आ ही नहीं रहा है बनाने, मलयालम में ये ऐसे बनाया। कहीं ना कहीं अ का अंश है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, खड़ी पाई भी है, बस अलग अलग तरीके से है। तमिल में अ ऐसे बन रहा है, इसमें भी खड़ी पाई। आज भी हम जल्दी जल्दी में जब अ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से ही परिवर्तित होते होते वो दूसरा रूप ले लेती हैं। देखते हैं एनसीईआरटी आज की क्या कल्पना में बताती है हमें। कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। वो क्या समझाएंगे? वही जो अशोक ने इस बॉक्स में समझाया है कि कर्म कांड भले ना करें, आप अपने नौकरों से, अपने साथ में जो आपके लोग हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें, जीवों पर दया करें, दान धर्म करें और अच्छा जीवन बिताएं। उपयोगी जो शब्द हैं वो है साम्राज्य, राजधानी। साम्राज्य तो आपने देख ही लिया, राज्य से बड़ा होता है। राजधानी भी आपने देख लिया, यहाँ से राजा नियंत्रण करता है। अधिकारी पढ़े आपने, संदेशवाहक पढ़े, प्रांत पढ़े और धम्म पढ़े। अशोक का धम्म समझ लिया कि क्या था, कैसे ये यूनिक था। अशोक शिक्षा पर बल दे रहे थे, ना कि किसी देवता या किसी कर्मकांड के ऊपर। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। आपने देखा कि व्यापारी थे, शिल्पकार थे, किसान थे, मूर्तिकार थे, बहुत सारे लोग थे। रिक्त स्थानों को भरो। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों, चूँकि मुझे याद है, मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप ऊपर जाएंगे तो अगर आपको याद नहीं हो तो आप ऊपर जा कर के रिवीजन करके देख सकते हैं। मुझे याद है तो मैं बता दे रही हूँ। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना देते थे। नजराना के बारे में आपने पढ़ा भी, तोहफा। ये किसी भी फॉर्म में होते थे। निम्नलिखित बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। बिल्कुल नहीं, उत्तर पश्चिम पर तक्षशिला था। आपने देखा, क्लियर करती हूँ मैं, यहाँ ये उत्तर पश्चिम में तक्षशिला था। उज्जैन तो उत्तर और दक्षिण के मार्ग में था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ज़रूर थे, क्योंकि यहाँ पर इनके लेख, शिलालेख मिले हुए हैं। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं? नहीं, यहाँ कौटिल्य के विचार लिखे गए हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की थी। कलिंग बंगाल प्रांत का नाम था? नहीं, कलिंग उड़ीसा प्रांत का नाम था। एनसीईआरटी ने आपको बताया भी है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ये सही है, और ज़्यादातर प्राकृत भाषा में है। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी में है, लेकिन और लिपि में भी है, जैसे अरामाइक लिपि में है, यहाँ के अफगानिस्तान के मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। तिथियाँ क्या हैं? मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई है? 2300 साल पहले। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। वो समस्याएं कि लोग आपस में धार्मिक झगड़ा ना करें, पशु बलि ना हो, नौकरों से अच्छे व्यवहार हों, लोग आपस में झगड़ा ना करें, उन्नति की तरफ बढ़ें। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों के प्रयोग किए? उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया, शिलालेखों पर लेख लिखवाए, जो अनपढ़ थे, जो नहीं पढ़ सकते थे, उनको पढ़ कर के सुनाया। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा?
अपने जवाब के लिए कारण बताओ। क्योंकि लोग चाहते थे कि अपना काम फ्री में कराएं। हमेशा लोग यही चाहते हैं कि अगर उनका काम निकलता है तो वो लोगों से बुरा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन अगर सम्राट कुछ बोलता होगा तो ज़रूर उनकी स्थिति में कुछ तो सुधार होता होगा। नौकरों और दासों को बल मिलता होगा, वो अपना पक्ष शायद रख सकते थे, वो न्याय की मांग कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार तो अवश्य ही हुआ होगा। रोशन को यह बताते हुए आओ करके देखें कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं। एक पैराग्राफ लिखो। ये तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, अगर आपको मन करे तो आप कर सकते हैं, ना मन करे तो कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं। मैप दिया हुआ है। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। यहाँ रेशम मार्ग दिया हुआ है और व्यापारिक मार्ग भी दिया गया है। ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। यहाँ देख लेते हैं हम। एक्चुअली यहाँ पे 2 मैप दिया गया है, पर दोनों को साथ में देखना सही होगा, तो इसलिए मैंने दोनों मैपों को यहाँ पे साथ में कर दिया है। तो ये जो कलर है ब्राउन कलर में, ये एक्चुअली रेशम मार्ग है। ब्राउन मार्ग जो है, ये जो मार्ग यहाँ पे आए हुए हैं इधर, ये चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। इन्हें बहुत अच्छे से देख लें। आगे के जो मार्ग हैं, ग्रीन वाले मार्ग, ये कुषाणों के नियंत्रण में थे। ग्रीन मार्ग कहाँ हैं? अगर आप देखें तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ग्रीन मार्ग यहाँ पे है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये कुषाणों के नियंत्रण में थे। यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्ग है, ये कुषाणों के नियंत्रण में थे। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये सब मार्ग, ये समुद्री मार्ग थे। ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लोग समुद्र के रास्ते पहुँच रहे हैं। ये पूरा अरब सागर, यहाँ से यहाँ पहुँचा जा रहा है। ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में थे। जो रेड कलर वाले मार्ग हैं, ये मार्ग जो है ये ईरान के, यहाँ जो ईरान का हिस्सा है, इधर के मार्ग जो हैं वो ईरान के शासकों के नियंत्रण में थे। इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। जो पर्पल कलर के हैं रोमन शासक, ये आप अच्छे से यहाँ देखेंगे। ये जो मार्ग है इन पर रोमन, ये मार्ग कहीं ना कहीं सारे मार्ग आपस में कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन सबका एक हिस्सा बटा हुआ है कि इधर का जो मार्ग था ये रोमन मार्ग है, यहाँ पे ईरानियों का शासन है। ये समुद्री मार्ग है, यहाँ पे कुछ कुषाणों का शासन है, यहाँ पे चीनी शासकों का शासन है, नियंत्रण है। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, इनका जो आदान प्रदान, जो व्यापार था, वो चीन से, इस एरिए से, भारतीय, ईरानी, अरबी, यही एरिया, यूनानी और रोमन, ये सारा एरिया कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ व्यापार चल रहा है, चाहे समुद्री मार्ग से चाहे स्थल मार्ग से। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ का जो एरिया है, ये जो है मसालों और काली मिर्च के निर्यात से इम्पॉर्टेंट है। आज भी ये जो एरिया है वो मसालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में ढूंढो। अरिका मेडुका यह रोमन नाम था। पोडुका, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको पोडुका मिलेगा। इसे पहले अरिका मेडु बोला जाता था। अरिका मेडु, इसका रोमन नाम है पोडुका। ये सब नाम आपको ज़रूर हाईलाइट करके रखने। मैप तो सारे आप रखिए, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सब नामों को उठा लेती है और हमें आइडिया नहीं लगता कि पूछ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे ये है पोडुका, यहीं पे मुजिरिम है, यहीं पे मसूलीपट्टम है। ध्यान से इन मैप को देखें। इन्हें चाहिए तो डाउनलोड कर लें
क्या मैं क्लियर कर दे रही हूँ? अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बहुत ध्यान से देखें, हर एक जगह को ध्यान से पढ़ें। बेरी गाज़ा, मसूलीपट्टनम हम यहाँ देख रहे हैं, ये जगह, ये है पोडका जिसे मरकामेडू बोल रहे हैं, ये मुजिरिस है, यहाँ पाटलिपुत्र है, बेबीकेरम है, मकरान, हर एक चीज़ को यहाँ हेरात है। बहुत ध्यान से मैप को देखने की ज़रूरत है। मैप अपने आप में ही एक स्टडी होती है। मैप डेली देखने से ही दिमाग में चीज़ें बैठ पाती हैं। इस मैप का भी स्क्रीनशॉट रखें। ये जो मार्क वाले मैप हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें जो जगहों के नाम रहेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। आगे की क्या बात है ये भी बॉक्स में बता रही है एनसीईआरटी, तो इम्पोर्टेंट होगा। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यानी मौर्य साम्राज्य चला कितना, 2300 साल पहले शुरू हुआ, 2200 साल में ख़त्म हो गया। तो ये 100 साल चला ये। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। यानी यहाँ अगर इस मैप में हम ध्यान से देखें, यहाँ अगर हम देखें तो पश्चिम उत्तर, मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो ये जगह पश्चिम उत्तर में यहाँ पे और भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। चूँकि यहाँ से यूनानी शासन जो थे, यहीं पे आपने देखा था कि यहीं पर सेल्यूकस है यूनानी शासक, यहाँ से जहाँ जो मेगस्थनीज आया हुआ था, तो इन्होंने यहाँ से धीरे धीरे इधर कब्जा जमाया। करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिम उत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद जो ये जगह है यहाँ पे पश्चिमी भारत, उत्तर और पश्चिम उत्तर, ये सब भारत पे इनका, मध्य एशिया वालों का, कुछ इधर के लोग, ये मध्य एशिया के लोग जो अरब देश के लोग हैं, यहाँ के शक लोग, मध्य एशियाई लोग, यहाँ इन्होंने शासन किया। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। यानी कि अगला 500 से 600 साल पहले तो यूनान के शासकों ने शासन किया, फिर अगला 500 साल यानी कुल मिला के 600 साल शकों और यूनानों ने मिलकर के शासन किया। उसके बाद गुप्त राजाओं ने इन्हें जब शकों को हराया और तब जाकर के इनसे छुटकारा मिला। इसके बारे में, गुप्त शासकों के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम सब जान जाएंगे। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ लगभग 2000 वर्ष पहले। यानी कि शकों के बाद कुषाण आए, यूनानी आए, आपने देखा कि यूनानी, फिर शक, उसके बाद कुषाण, सब इधर के एरिया पे शासन कर रहे हैं। अध्याय 8 में कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग, यह जो मौर्य सेनानायक, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य के टाइम में कुछ ये सेना में था शायद, तो उत्तर या मध्य भारत के इलाके में लगभग यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। शुंग के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन चला। इसके मतलब यानी कि कुषाण के बाद यहाँ पे शुंग आए, इसी समय कुछ कण्व वंश आए, इन सबको मिला करके कहीं ना कहीं 600 साल निकल गए। इनके बाद गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य ने चीज़ें थोड़ी बदली। ये यहाँ पे इन्होंने अच्छा शासन दिया, क्योंकि ये जो राजा हैं ये टुकड़ों टुकड़ों में शासन कर रहे हैं, कभी ये, कभी थोड़े एरिया पे ये कर रहे हैं, थोड़े एरिया पे ये कर रहे हैं। गुप्त जब शासन आएगा तब कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के जैसा एक बड़ा साम्राज्य होगा। तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी गुप्त साम्राज्य 1700 वर्ष पहले, 2300 साल पहले ये आए थे और लगभग वही 500-600 साल बाद जो है गुप्त शासक आए हैं। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। शक यानी कि जो मध्य एशिया से आए हुए थे, यानी कि यहाँ से
यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। यानी कि इसी समय मध्य भारत और पश्चिमी भारत पे यहाँ पे शकों ने शासन तो किया, लेकिन यहाँ पे इसी समय सातवाहन भी थे और मध्य भारत पे सातवाहनों से इनका युद्ध होता था। शकों का, शक शासकों का युद्ध किससे होता था? सातवाहन से। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। यानी कि उसी टाइम पे जब यानी कि मौर्य साम्राज्य ख़त्म हुआ, जिस टाइम जो बाहर के राजा आकर के यहाँ शासन कर रहे थे, उसी टाइम पे सातवाहन साम्राज्य भी था जो कि देशी साम्राज्य था, और ये अच्छा खासा टिका भी, 400 साल टिका ये तो कम से कम थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही आए और एक के बाद एक दूसरे को पराजित करके इन्होंने शासन स्थापित किया। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। यानी कि गुप्त शासन जब हुआ, इनके टाइम पे ही 1700 साल पहले ही वाकाटक शासन भी आया। चूँकि आप देखेंगे कि एक ही टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही शासन हो, कुछ जगहों पर किसी और का शासन होगा, कुछ जगहों पर किसी और का होगा, चाहे वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सब जो है राज्य उस समय कहीं ना कहीं आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर उपस्थित थे। दक्षिण भारत का क्या हाल था? मध्य तथा पश्चिमी भारत में गुप्त वंश के टाइम पे ही, जैसे गुप्त वंश बसने वाला था उस टाइम पे यहाँ पे वाकाटक शासन भी था। दक्षिण भारत में देखते हैं क्या क्या था। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। यानी इस समय यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे? चोर, चेर और पांड्य। यानी ये हिस्सा अपना अलग ही चल रहा था कहीं ना कहीं। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। यानी इनके बाद जो आए वो आए पल्लव और चालुक्य। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। आप अपने मैप में लोकेट करते हुए चलें, सीक्वेंस से रखें कि इनके बाद कब आए, ये पहले आए, फिर इनके बाद पल्लव और चालुक्य आए, आप नोट करते चलें। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। आपने देखा कि समुद्री रास्ते यहाँ से यहाँ, अफ्रीका, एशिया, सब जगह जा रहे हैं। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्से को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। यानी कि सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थी। वैज्ञानिक खोजें भी हो रही थी, लोग खेती बाड़ी भी कर रहे थे, व्यापारी रास्ता भी ढूंढ रहे थे। वही सारी चीज़ें जैसे आज भी शासन चलता है, लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन जो लोग डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते ही रहते हैं। उस समय भी सेम सिचुएशन थी। ये देख लेते हैं सिक्के। ये हिंद यवन सिक्का था। इनका देखिए पोशाक ऐसा था, इनके सिक्के ऐसे थे, इनका रहन सहन, पहनावा, थोड़ा बहुत आइडिया हमें भी लग रहा है कि इनका पहनावा ऐसा था। कुशाण सिक्का, ये भी विदेशी शासक थे तो इनका पहनावा इस तरीके का था, इनका सिक्का ऐसा था। आप सब ध्यान से देखिए। ये शक सिक्का है, इनमें तो राजा की तस्वीर ही नहीं दी गई है, इन्होंने अपना कुछ सिंबल लगाया है। सातवाहन सिक्का है, इन्होंने भी कुछ सिंबल लगाया है। इनका सिक्का चौकोर टाइप का है, इन सब का सिक्का गोल है, इनका सिक्का चौकोर है। तो यहीं पर आज का जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गया है। आप इनको कंप्लीट होने के बाद, वीडियो बंद करने के बाद एक बार आँख बंद करके 5 मिनट का अपने मन में चाहे रिवीजन करें, चाहे 5 मिनट के लिए जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हों, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद आएँ और उन्हें कोशिश करें कि एक आप रफ़ पेपर पे, रफ़ कॉपी पर ज़रूर उतार लें। 10 बार पढ़ी हुई चीज़ें और एक बार लिखी हुई चीज़ें बराबर होती हैं। लिखी हुई चीज़ें देर तक दिमाग में बैठती हैं। तो रिवीज़न करें और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। अगर आपको मेरे एफ़र्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर इससे आपको लाभ पहुंच रहा है, अगर आप कुछ इसमें और भी सुधार चाहते हैं, कुछ सुझाव है आपके पास, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए और अपना प्यार और सहयोग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी यूपीएससी फिलॉसफर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।